हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन ऑफ फ्रॉग के बारे में। जो मेंढक होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने सुपर क्लास स्पीसीज की जितनी भी फिशेज़ थी उनकी स्किन के बारे में बात की थी। आज हम सुपर क्लास टेट्रोपोडा के एक क्लास है जिसका नाम है एम्फीबिया, उसकी जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर उनकी स्किन्स के बारे में बात करेंगे। एक हम एग्जांपल के तौर पर फ्रॉग की स्किन ले रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपके टोड्स आते हैं और सैलामेंडर जैसे जंतु आते हैं। ठीक है, हम सिर्फ फ्रॉग की स्किन के बारे में पढ़ेंगे। सेम ऐसी ही इनकी स्किन होती है टोड्स और सैलामेंडर की भी। तो देखिए, टोड्स की यदि हम बात करें तो टोड्स क्या है, एक फ्रॉग का ही टाइप है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोड्स होते हैं वो फ्रॉग ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, यानी कि जो फ्रॉग होते हैं वो सभी टोड्स नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी टोड्स होते हैं वो सभी के सभी फ्रॉग होते हैं। ये एक सिंपल सी लाइन है। ये जो डायग्राम है ये सेक्शन है किसका, फ्रॉग की स्किन का, कलर्ड सेक्शन है। ठीक है, और ये एक्चुअल में हमें कैसा दिखाई देता है, फ्रॉग। वैसे भी हम सब ने नॉर्मली देखा होगा, लेकिन फिर भी एक पिक्चर जरूरी थी समझने के लिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पर किसके, स्किन, फ्रॉग की स्किन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए, जो फ्रॉग है वो एक डाइवर्स और लार्जली कार्निवोरस ग्रुप का एक शॉर्ट बॉडीज़ है। कौन सी, जिसकी टेल नहीं है। ठीक है, टेल लेस एम्फीबियंस के अंदर आता है कौन, फ्रॉग। और कंपोजिंग द ऑर्डर एन्यूरा, एक हम कहें जो एम्फीबिया है उसके अंदर एक गण है। ठीक है, या फिर हम कहें एक ऑर्डर है एन्यूरा। एन्यूरा टेलनेस एम्फीबियंस को बोला जाता है। तो उसके अंदर फ्रॉग, टोड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, हम स्किन की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग की स्किन। तो फ्रॉग की स्किन बाहर से देखते हैं तो मॉइस्ट होती है, थोड़ी सी नमीदार होती है, थिन होती है, पतली होती है, स्मूथ होती है, यानी कि कोमल होती है, लचीली टाइप हम कह सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बाहरी सतह पर। तो जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि स्केल्स जो हमने फिशेज में देखे थे, हेयर्स जो कि मेमल्स में पाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी इनकी स्किन पर नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सभी एब्सेंट होते हैं इनकी स्किन पर, जैसे कि स्केल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये सब नहीं पाए जाएंगे। जो इनकी स्किन्स है वो सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर एक जैसी नहीं होती, अलग अलग बॉडी पर इनकी अलग अलग बॉडी पर इनकी जो स्किन है वो अलग अलग होती है। कैसे, तो देखिए, जो शरीर की इनकी जो फ्रॉग की जो बॉडी है उसका जो डोर्सल सरफेस है, यानी कि ये जो पृष्ठ सतह है इसकी, इस पर हमें इसकी स्किन कैसी दिखाई दे रही है, ग्रीन स्किन हमें इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। और पैरों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें इसके हरे कलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं यदि हम अधर सतह यानी कि इसकी वेंट्रल सरफेस की बात करें, निचला हिस्सा जो इसका है, वहाँ पर हमें इसकी जो स्किन है वो कैसी दिखाई देती है, हल्की पीली या फिर वाइटिश कलर में हमें इसकी दिखाई देती है। तो जो पूरी बॉडी होती है उस पर स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और ऑर्डर है इनके ही अंदर, जैसे कि ऑर्डर है एन्यूरा, उसी का एक दूसरा एम्फीबियंस में एक ऑर्डर पाया जाता है जिसका नाम है जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना के अंदर ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे एम्फीबियंस हैं जिन पर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा अपवाद समझ लीजिए इसको, एक ऐसा अपवाद है, ऐसा गण है जिम्नोफियोना, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं तो इनकी जो स्किन है वो क्या करती है, बॉडी को शेप देती है और बॉडी का प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और ये एक विशिष्ट परिस्थितियों में इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी ये काम करती है। यानी कि इसके काम क्या हो गए, एक शरीर को निश्चित आकार देना, उसके अलावा शरीर की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, और साथ ही साथ एक श्वसन अंग के रूप में यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह भी ये काम करती है। वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। अब हम इसकी एक डायग्राम के थ्रू पूरी स्किन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको समझते हुए चलेंगे। तो ये स्किन की, फ्रॉग की स्किन की काट है। ठीक है, और उसका डायग्राम है। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पर समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो त्वचा जो है, ठीक है, इसकी जो स्किन है वो बेसिकली दो पार्ट्स में, मेनली दो पार्ट से बनी हुई है, दो लेयर्स कह लीजिए, दो परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो परत होती है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस, और इससे अंदर वाली जो परत होती है उसे बोला जाता है डर्मिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये है एपिडर्मिस, और इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये है पूरा डर्मिस वाला पोर्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करेंगे, फिर हम डर्मिस के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो एपिडर्मिस देखिए, एपिडर्मिस जो है वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। पहली जो परत है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और दूसरी परत है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं,
मेल पीजी लेयर भी इसे बोलते हैं। किसको? स्ट्रेटम जर्मिनेटम को। अब देखिए जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम लेयर है ये वाली, इसकी कोशिकाओं में क्या काम होता है कि ये कोशिकाएं डिवाइड करती रहती हैं, यानी कि इनमें डिवीजन चलता रहता है, विभाजन इनमें चलता रहता है। जब ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं तो नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो जब वो नई कोशिकाएं बनेंगी तो वो कहाँ की ओर बढ़ेंगी? तो जो नई कोशिकाएं हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जाती हैं। ठीक है, नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो कोशिकाएं हैं, जो लेयर है कोशिकाओं से बनी हुई है, इसके अंदर विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद नई जो कोशिकाएं बनेंगी वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते वो क्या हो जाती हैं? वो चपटी बन जाती हैं कोशिकाएं। कैसी बन जाती हैं? वो कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं। ठीक है, और चपटी होने के बाद उनमें क्या बनने लगता है? उनमें क्रिएटिन बनने लगता है। क्या बनने लगता है? क्रिएटिन। और ये जो क्रिएटिन बनने की प्रोसेस है इसे ही बोला जाता है क्रिएटिनीकरण। ठीक है, यानी कि जो चपटी कोशिकाएं हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की, उनमें क्रिएटिन बनने लगता है और क्रिएटिन बनने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है क्रिएटिनीकरण। क्रिएटिनीकरण बनने के कारण क्या होता है? ये जो कोशिकाएं हैं ये टफ हो जाती हैं, थोड़ी सी हार्ड कोशिकाएं हो जाती हैं। जैसे ही ये कोशिकाएं हार्ड हो जाती हैं तो ये ऊपर की तरफ सरक जाती हैं और ये जाके कौन सी लेयर बनाती हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, अब ये कोशिकाएं कौन सी कहलाएंगी? अब ये कोशिकाएं स्ट्रेटम जर्मिनेटम ना कहला के क्या कहलाएंगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाएंगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे। एक बार देखते हैं, एपिडर्मिस की 2 लेयर हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम। स्ट्रेटम जर्मिनेटम के अंदर सेल डिवाइड करती हैं। सेल डिवीजन होकर वो जो नई कोशिकाएं वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं और उनमें क्या बनने लगता है? क्रिएटिन उनमें बनने लगता है। जैसे ही क्रिएटिन बनने लगता है तो वो कोशिकाएं हार्ड हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं और वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम जाके लेयर बना लेती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, एक खास बात स्ट्रेटम कॉर्नियम की क्या खास बात है कि ये पहली बार एम्फीबियंस में प्रकट हुई ये लेयर। और क्यों प्रकट हुई? यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं ये डेड कोशिकाएं क्यों हैं? डेड सेल्स क्यों हैं? क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं एम्फीबियंस, ये वाटर में रहते हैं और साथ ही अपने ज़्यादातर समय पानी पर भी ये ज़्यादातर समय स्थल पर भी बिताते हैं। टेरेस्ट्रियल भी ये होते हैं पानी के साथ साथ। तो जब ये पानी में रहेंगे तब तक उनके लिए जो पानी में रहने वाले एनिमल्स थे, यानी कि फिशीज जो थी, उनके अंदर क्या था? ये जो कोशिकाएँ थी ये लिविंग सेल्स थी। लेकिन यहाँ पर इनको जल से बाहर भी रहना है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तापमान भी वहाँ पर बदल जाता है और कभी कभी धूप भी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये कोशिकाएं डेड हो गई और इसकी तरह से प्रोटेक्टिव लेयर इन्होंने बना ली। एक और चीज़ यहाँ पर कि ये जो लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम की, ये समय समय पर झड़ती रहती है, नष्ट होती जाती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है क्या? मोल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मोल्टिंग। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? निर्मोचन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? निर्मोचन। और इंग्लिश में बोलेंगे माउल्टिंग। माउल्टिंग जो प्रोसेस है क्या होगी कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की जितनी भी सेल्स हैं या जो लेयर है ये सारी झड़ती रहती हैं समय समय पर और नई कोशिकाएं नीचे से बनती हुई जाती हैं। तो ये क्या कहलाती है? निर्मोचन कहलाती है। इसी लेयर से, यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर है, इसी से क्या बनेगा? इनके जो पैर्स, इनके जो लेग्स होते हैं उन पर जो नेल्स होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। और इनका जो लार्वा होता है, उसका नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। तो जो टैडपोल लार्वा है उसके अंदर जो हॉर्नी टीथ बनते हैं, ठीक है, टैडपोल लार्वा में जो हॉर्नी टीथ बनते हैं वो भी स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहली क्या हो गई हमारी? एपिडर्मिस के बारे में हमने बात कर ली, पहली लेयर के बारे में। इसके और एक चीज़ और क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 2 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए, एक ग्रंथि है पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, यानी कि विष ग्रंथि, और दूसरी ग्रंथियाँ कौन सी हैं? म्यूकस ग्लैंड, यानी कि श्लेष्म ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ एपिडर्मिस में बनती हैं और एपिडर्मिस में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इनके स्थान की बात करें तो ये किस पोर्शन में आ रही हैं? ये डर्मिस वाले पोर्शन में आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हम ये बनती कहाँ पर है? ये एपिडर्मिस में बनती है और दिखाई भी हमें एपिडर्मिस में देती है। तो हम इनको कंसीडर कहाँ करेंगे? एपिडर्मिस के अंदर ही हम इन्हें कंसीडर करेंगे। तो पॉइजनस ग्लैंड यानी कि विष ग्रंथियाँ और म्यूकस ग्लैंड यानी कि श्लेष्म ग्रंथियाँ दोनों भी एपिडर्मिस के पास पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी एपिडर्मिस क्लियर हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी लेयर डर्मिस की तरफ। तो डर्मिस जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, एपिडर्मिस छोटी पतली लेयर थी, लेकिन डर्मिस जो है मोटी होती है। लेकिन उससे पहले ये जो यहाँ पर एपिडर्मिस खत्म हो रही है और यहाँ से डर्मिस शुरू हो रही है, उस पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों को अलग कर रही है। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि दोनों को अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस एपिडर्मिस के मुकाबले थोड़ी सी मजबूत होती है और थोड़ी सी लचीली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, उसके अलावा ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं। देखिए, ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा पिगमेंट सेल्स भी इसी में पाई जाती हैं।
और नर्व फाइबर भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं सारी की सारी किस में पाई जा रही हैं, डर्मिस के अंदर पाई जा रही है। तो ये एक तरह से हम कह लें महत्वपूर्ण परत हो जाती है इसकी। ठीक है, दोनों के में यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण कौन सी है, डर्मिस होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज आदि आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो डर्मिस को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम डर्मिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलेंगे स्ट्रेटम स्पॉन्जिशियम, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है स्ट्रेटम स्पॉन्जिशियम, ये पोर्शन थोड़ा सा लचीला होता है, अदृढ़ होता है। ठीक है, और छिद्रा हुआ होता है, यानी कि इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर पॉइजनस ग्लैंड पाई जा रही हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जा रही है। तो ये एक तरह से सघन नहीं है, जहाँ पर कैसा है, इसका घनत्व जो है वो बहुत कम है, क्योंकि कुछ ग्रंथियाँ या कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पर पाई जा रही हैं, तो उनको भी जगह चाहिए। तो इसलिए ये जो पोर्शन है आपका स्ट्रेटम स्पॉन्जिशियम, ये थोड़ा सा लचीला होता है। ठीक है, यही यदि हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की बात करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, थोड़ा सघन होता है। साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें ब्लड कैपिलरीज हमें देखने को मिलती हैं, पिगमेंट सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं किसके, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के फाइबर हैं। ठीक है, तो ये डर्मिस की दो लेयर हो गई, कौन कौन सी, पहली लेयर है स्ट्रेटम स्पॉन्जिशियम जो कि लचीली होती है और इसकी जो सघनता है वो कम होती है, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। वहीं हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की बात करें तो ये जो लेयर है ये कॉम्पैक्ट होती है, इसमें सघनता ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए वर्टिकल फाइबर्स पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के फाइबर्स हैं ये सारे। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एपिडर्मिस के कुछ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं कि एपिडर्मिस से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं या कौन कौन सी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए दो चीज़ें हैं जो कि एपिडर्मिस से बनती हैं, पहली है पॉइजन ग्लैंड और दूसरी है म्यूकस ग्लैंड। सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम म्यूकस ग्लैंड की बात करें तो ये कैसी होती हैं, फ्लास्क आकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, या फिर फ्लास्क आकार की इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है, फ्लास्क की होती है। दूसरा, इनका काम क्या है, ये श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। क्यों? क्योंकि जब म्यूकस का ये श्रावण करेंगी, या मान के चलिए यहाँ पर म्यूकस बन रहा है, इसका श्रावण जब स्किन पर ऊपर की तरफ होगा तो इनकी जो त्वचा है फ्रॉक की वो थोड़ी सी लचीली हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करती हैं, श्लेष्म ग्रंथियों से ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन में भी सहायक होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पॉइजन ग्लैंड की बात करें, यानी कि विष ग्रंथि की बात करते हैं, तो ये भी एपिडर्मिस में ही बनती हैं या फिर एपिडर्मिस से ही बनती हैं, और पड़ी हुई कहाँ रहती हैं, ये डर्मिस वाले पोर्शन में। ठीक है, दूसरी चीज़ इनका काम क्या है, तो ये कोई ऐसी खासकर विष ग्रंथियाँ नहीं है, यानी इतनी पॉइजन इतना मात्रा में ये सिक्रेट नहीं करती, बस हल्का सा सुरक्षाकारी, जिससे कि सिर्फ अपनी प्रोडक्शन हो जाए, इतना ही ये जहर जो है या पॉइजन जो है स्रावित करती हैं। आगे हम बात करते हैं पिगमेंट सेल्स की। ठीक है, वर्णक की क्रोमोटोफोर जिसे कहते हैं हम, पिगमेंट सेल्स क्रोमोटोफोर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं। पहली जो पिगमेंट सेल्स हैं वो हैं मिलेनोफोर। ठीक है, पहली कौन सी है, मिलेनोफोर, और दूसरी कौन सी है आपकी, लाइपोफोर। ये दोनों क्या हैं, क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, क्रोमेटोफोर के टाइप्स हैं दोनों। तो देखिए सबसे पहले हम मिलेनोफोर की बात करते हैं, तो इसमें पिगमेंट बनता है, बहुत ही जाना हुआ नाम है मेलेनिन, जो कि कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, काला। ठीक है, यानी कि क्रोमेटोफोर जो है आपकी पिगमेंट सेल्स हैं, यानी कि पिगमेंट बनाती हैं, वर्णक बनाती हैं। तो दो तरह के वर्णक पाए जाते हैं, एक होते हैं मिलेनोफोर, दूसरे होते हैं लाइपोफोर। तो मिलेनोफोर में जो वर्णक बनते हैं उसका नाम है मिलेनिन, जो कि कौन सा रंग रिप्रेजेंट करता है, काले रंग को रिप्रेजेंट करता है। वहीं यदि हम लाइपोफोर की बात करें तो इससे जो वर्णक निकलते हैं, इससे जो पिगमेंट निकलते हैं, उनका रंग कैसा होता है, लाल और पीला। ठीक है, दो तरह के पिगमेंट्स इससे निकलते हैं लाइपोफोर से। तो इस तरह से क्रोमेटोफोर को हम आसानी से समझ सकते हैं। दो तरह के होते हैं, मिलेनोफोर, लाइपोफोर। मिलेनोफोर से नाम से क्लियर हो रहा है क्या निकलता है, मिलेनिन निकलता है, जो कि काले रंग को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी यदि ह्यूमंस की बॉडी, मैमल्स की बॉडी या किसी भी एनिमल्स की बॉडी में कहीं भी यदि काले रंग की अधिकता है तो वहाँ पर क्या निकल रहा है, मिलेनिन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। वहीं यदि हम लाइपोफोर की बात करें तो लाल या फिर पीला। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, लाइपोफोर से ला से लाल और पा से पीला। ठीक है, दोनों पिगमेंट, दोनों कलर के पिगमेंट्स यहाँ पर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पिगमेंट निकालने की इनको जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए पिगमेंट निकालने की इनको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये पिगमेंट्स के कारण ही अपना जो रंग है, स्किन का जो रंग है उसको बदल लेते हैं। इससे क्या करते हैं, कोई शिकारी होता है तो उसको धोखा दे देते हैं, जिससे कि बच जाते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं। यानी जैसे वातावरण में ये रहेंगे, यदि पेड़ पर हैं तो पेड़ जैसा कलर इनका हो जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा ये किसी स्थान पर हैं, पत्तियों के बीच में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ये अपना ऐसा ही कलर ये कर लेते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, सामने इनका जो शिकारी होता है उसको धोखा दे देते हैं, या फिर जब ये शिकार करने जाते हैं तो इनका जो शिकार होता है उसको भी ये धोखा दे देते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही कैसी होती है, वेस्कुलर होती है, यानी वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तो वेस्कुलरिटी जब ज़्यादा पाई जाएगी तो ये किस में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं कि कब ये ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर ये रेस्पिरेशन करती है। तो आपने एक नाम सुना होगा, शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन इसे हिंदी में बोला जाता है। तो शीत निष्क्रियता ऐसी प्रोसेस होती है, या फिर हम कहें ऐसी ये कंडीशन बनती है जहाँ पर कि ये सब कुछ पानी, खाना पीना सब कुछ छोड़ झाड़ के एक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, शीत निष्क्रिय अवस्था में, ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं बिल्कुल ही। तो उसे क्या बोला जाता है, आपका हाइबरनेशन बोला जाता है हिंदी में। तो वहाँ पर जब इनका सब कुछ बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी खाना नहीं खा रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, फिर ये स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये एक कंडीशन बनती है जहाँ पर कि इनकी जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में जो फ्रॉग की स्किन थी उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, ना ही इसमें कोई इतनी खास चीज़ समझने की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।